राजधर्म में आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर से चंदा चोरी मामले में जल्द एफआईआर होगी। एसआईटी की सिफारिश पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की सुनवाई के फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है। हालांकि चंदा चोरी के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस चांदी के काकभुशुंडी को गायब होने की बात कही जा रही थी, जिस चांदी के काकभुशुंडी की प्रतिमा को लेकर चंपत राय पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो चांदी की काकभुशुंडी की प्रतिमा गायब नहीं हुई है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इंडिया टीवी के पास उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये प्रतिमा कार सेवकपुरम के भरत कुटीर में स्थापित है, जहां रोजाना विधि विधान के साथ इसकी पूजा अर्चना भी की जा रही है। दरअसल अनीता भारद्वाज ने चांदी की काकभुशुंडी प्रतिमा दान में दी थी, जिसकी कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उसे लेकर यह कहा गया कि यह प्रतिमा भी गायब हो गई है। चंपत राय पर सवाल उठाए गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर निशाना साधा था। अखिलेश ने लिखा था, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अब दान में दिए गए काकभुशुंडी के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है। जिस तरह हर दिन चढ़ावा, चंदा दान चोरी का नया भांडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फरार न हो सके। लेकिन अखिलेश यादव का यह दावा जो है वो गलत साबित हुआ। काकभुशुंडी की यह प्रतिमा पूरी तरह से सुरक्षित है। कार सेवकपुरम में है। भरत कुटीर में इसकी रोजाना विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है। आज के अंदर जो समाज विरोधी तत्व हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। जितना सामान जिसने दान किया है मंदिर में, वो चाहे काकभुशुंडी जी का मॉडल हो, धनुष बाण हो, तीर हो, गदा हो, हनुमान जी की, देश भर से लोगों ने यहाँ वो ले आके समर्पित किया है और सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो, काकभुशुंडी वहाँ राम मंदिर में महीनों रखे गए थे जी, ताकि श्रद्धालु की जो इच्छा थी भगवान के पास रहें, उसकी भी इच्छा पूर्ति हुई। लेकिन लोगों की अपेक्षा कि अगर ये रखा है तो मेरा भी ये फोटो रखो, तो ये भगवान का रखो, तो धनुष रखो, से ये शंख रखो, तो एक वहाँ समस्या होती। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में वीएचपी जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की डिमांड कर रही है। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से इंडिया टीवी की टीम ने बात की। उनसे चंपत और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछे। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। इन दिनों राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया आई है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल अध्यक्ष, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। आलोक जी, आपने कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन ये एफआईआर किस पर दर्ज हो? मैं समझता हूं कि एसआईटी रिपोर्ट के बारे में जो सुन रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को दोषी माना है, कुछ प्रमाणों के आधार पर भी माना है, सीसीटीवी के फुटेज वगैरह के, और इसलिए अब ये आवश्यक है कि एफआईआर हो के पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो जिन पर आरोप है उन सब के बारे में करेगी, फुल स्पेक्ट्रम करेगी। किसी का बचाव नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, फंसाना भी नहीं। और इसलिए वो किसके खिलाफ करें, जिनका नाम आया उनके खिलाफ करें, जिन पर आरोप लगाया उनके खिलाफ हो। एफआईआर ऐसा पूरा हो और जांच भी पूरी हो, बड़े अफसरों के द्वारा हो, एक्सपर्ट्स की सपोर्ट से हो, जल्दी पूरी हो, चालान कोर्ट में फाइल हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, रोज रोज सुनवाई हो। और फिर हम तो उम्मीद करेंगे, आशा लगाएंगे कि अब से 4-5 महीने में कोर्ट की कार्रवाई पूरी होके जो दोषी व्यक्ति पाए जाएं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। ऐसा होने से ही राम भक्तों को शांति मिले। आलोक जी,
आपके पास कोई जानकारी आई है कि ये प्रकरण पूरी तरह से क्या हुआ, क्या है जानकारी, कुछ अगर आप दर्शकों के साथ साझा करें? मैं समझता हूं कि कहीं तो अनदेखी हुई है और कहीं सिस्टम्स को फूल प्रूफ नहीं रखा गया। इतना बड़ा मंदिर केवल विश्वास के सहारे नहीं चल सकता। इसलिए हमारी तो राय ये है कि जिनको इस सब का अनुभव है, प्रशासन चलाना जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की भी वहाँ पर आवश्यकता है। फूल प्रूफ SOPs बने और इस बात की पक्की व्यवस्था की जाए कि राम जी का एक एक पैसा कि राम जी के ही काम आए और किसी को उसे देखने की भी हिम्मत ना हो। आप हमें SOP बता सकते हैं कि क्या SOP दिया गया होगा जिस वक्त मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ, किस तरह से जो दान आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसको व्यवस्थित रखना है? विश्व हिंदू परिषद का काम मंदिर चलाना है नहीं। न्यायालय का निर्णय आया तो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था हमारा काम पूरा हो गया है। तो क्या क्या SOPs थी मुझे नहीं पता है। आगे क्या होनी चाहिए इसका मैं एक्सपर्ट नहीं। SIT को भी कहा है कि बताओ कैसे करें आगे के लिए, तो इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वो SOPs तय करें और मंदिर का प्रबंधन उनका पालन करें। अच्छा, काग भसुंडी गायब होने की खबर आई, जो चरावा दिया गया था, दान दिया गया मैं था। समझता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, उसमें कारण ये है, जो भक्त हैं अनीता भारद्वाज, उन्होंने कहा कि हमने ये चंपत जी को दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें रिसीप्ट नहीं मिला। हमारी जानकारी इस बारे में नहीं है। ये जो आपने बताया वो वीडियो मैंने देखा है। मैंने दूसरा वीडियो भी देखा है जिसमें बताया गया है कि काग भुसुंडी जी की मूर्ति इस मंदिर में है और उसकी निरंतर पूजा हो रही है। दोनों में से कौन सी बात ठीक है, इसकी टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। इसकी टिप्पणी पुलिस को जांच के बाद करना होगा। इसलिए अभी किसी को बचाना नहीं, किसी को फंसाना भी नहीं। चंपत राय जी से आपकी तो मुलाकात हुई होगी, और कब से आप उनको जानते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स सवाल है, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स सवाल है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। आपसे इनकी बातचीत हुई है इस विषय में? नहीं, लास्ट आपकी कब बातचीत हुई होगी? हुई होगी पिछली बैठक में 3 महीना पहले। तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या कहेंगे उनके बारे में, जो आरोप किस तरह से आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो राय मेरी प्रासंगिक नहीं है। मैं आपको इस बात को रीआइटरेट कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है। इसलिए मेरा आदर या किसी की उनके प्रति घृणा, ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। एक नाम और सामने निकल कर आया आलोक जी, वो था रामशंकर यादव और टिन्नू यादव। अब ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में कोई आपको जानकारी है? क्योंकि बताया जाता है चंपत राय जी के ड्राइवर हैं, बहुत करीबी हैं, जिनको बाद में राम मंदिर में सेवा के लिए रखा गया। मेरा अयोध्या से डे टू डे का संबंध नहीं है। कभी जाना हुआ तो मुलाकात हुई? मैं खूब जाता हूँ, पर टिन्नू यादव को मैं मिला हूँ मुझे पता नहीं। कभी वो मुझे गाड़ी चला के स्टेशन एयरपोर्ट छोड़ने गया हो तो भी मेरा परिचय नहीं हुआ है उससे। क्योंकि आपने कहा कि जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ आप लोग उसके साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि जो राम भक्त हैं, आप जानते हैं, उनको ठेस पहुंची है। हाँ। जो पूरा प्रकरण हुआ है, अब जाहिर सी बात है कि अब उसको वापस पुनर्स्थापित करना है, तो उसको लेकर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? जरूर। मैं कहूँगा कि मंदिर में अनुभवी कमिटेड व्यक्तियों की आवश्यकता है जो प्रशासन चलाने का अनुभव रखते हैं।
सिस्टम्स बनाने की आवश्यकता है। उन सिस्टम्स के कड़ाई से पालन करना और किसी का लिहाज नहीं करना, इसकी आवश्यकता है और मैं विश्वास करता हूं कि ट्रस्टी इसको करेंगे। अनिल मिश्रा जी का भी आपने जिक्र किया कि आप जानते हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि उनके रहते हुए कई लोगों को वहाँ पर रिक्रूट किया गया। नियुक्तियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि नियुक्तियाँ क्या ठीक से नहीं हुई या फिर उसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए? जांच करने से पता लगेगा। आप मेरे से डिटेल्स का सवाल पूछ रहे, मैं डिटेल्स बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वहाँ की व्यवस्थाओं से संबंध नहीं है। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा जो आपने एक्स पर पोस्ट किया। उस पोस्ट में आपने कहा है कि जो मंदिर को लेके कुछ बना गया था, तो जो दान आएगा, चंदा आएगा, उसमें क्या एसओपी फॉलो किया जाना चाहिए? आपने कहा था कि कैमरा लगे रहेंगे, उसके बीच में लोग काम करेंगे जो वहाँ पर सेवादार रहेंगे, उसके बाद बैंक के भी कर्मचारी। उसको ज़रा बताएंगे क्या वो व्यवस्था हुई थी उस वक्त? मुझे पूरा ध्यान नहीं है, मुझे ये ध्यान है कि सीसीटीवी की बात हुई थी, दोनों मिलकर करेंगे ये बात हुई थी। मतलब बैंक, हाँ, और सुपरवाइजर्स रहेंगे 2, और मेरी अंदाज़ा ये है कि वो सब इन प्लेस था। अब लग रहा है कि वो पूरा नहीं था, तो आगे के लिए करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के बाद अगर जब बदलाव की बात आई गई है, तो जो मौजूदा यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो ट्रस्ट के लोग हैं, समिति में हैं, क्या उनके तरफ से क्या कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप पता नहीं है कि आप इतने लंबे वक्त से मंदिर संघर्ष के साथ जुड़े थे, इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो आपके भी जो बातें हैं मायने रखती है, राय रखती है। अभी उसका विचार करने का समय नहीं है, पर ये जो एक है ना कि सारे घर के बदल दूंगा, ये सारे घर के बदल दूंगा जैसा विषय नहीं है। पूज्य नित्य गोपाल दास जी हैं, युग पुरुष परमानंद जी हैं, जगत गुरु वासुदेवानंद जी हैं, ये सब लोग एमिनेंटली रेस्पेक्टेबल हैं और मीडिया ने इनमें से किसी पर कुछ आरोप भी नहीं लगाया है। थोड़ा डस्ट शांत हो जाइए, तब इस विषय का विचार करना कि और कौन लोग आने चाहिए। शायद ट्रस्ट ऐसा करेगा। आपने जिक्र किया था कि दो व्यक्ति उनका क्या आप नाम साझा कर सकते हैं? आपने ही बताया है हमको, चंपत जी का नाम और अनिल मिश्रा जी का नाम। इसके अलावा 2 नाम आप नहीं, यही 2 है। और किसी माने जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इन दोनों पे ही लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा उस जगह पे आते हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स खूब हो रही, राजनीति हो रही है। जो राम मंदिर का विरोध करते थे वो बहुत मुखर हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये महापाप हुआ है। क्या आप मानते हैं कि महापाप हुआ है? क्या अखिलेश मानते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना महापाप था? क्या वो मानते हैं कि कार सेवकों को लाखों की संख्या में जेलों में बंद करना महापाप था? क्या कांग्रेस मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट पर कहना कि राम एक नाटक के पात्र हैं, वास्तविक पुरुष नहीं थे? आजादी के बाद राम जन्मभूमि पर उस ढांचे में राम जी के प्रकट होने के समय से आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, मुलायम सिंह यादव से अखिलेश तक, हमेशा राम जी के मंदिर का विरोध करने वाले लोग 2027 के चुनाव के लिए राम भक्ति की बात कर रहे हैं। हमारे निमंत्रण देने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा में आना स्वीकार नहीं किया। जनता इस राजनीति को समझती है और इस मामले के राजनीतिकरण के लिए उनको दंड देगी। कुछ अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, तो मैं 1-2 ट्वीट पढ़ देता हूं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब अखिलेश जी ने 9 तारीख को लिखा, ट्रस्टी कहना क्या चाहते हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। हेरा फेरी में संलिप्त लोगों को हिरासत में लेने की खबरें अखबारों, टीवी चैनलों, मीडिया पोर्टल और यूट्यूब द्वारा प्रसारित की जा रही हैं। पहले पुलिस कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में ना जाने
किसके दबाव में खंडन करती। तो इस तरह के वो चीज़ें लिख रहे हैं। इसके अलावा वो भी लिखते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, चढ़ावे से बात चंदे तक पहुंची है और चंदे से ज़मीन तक और ज़मीन से अति बहुमूल्य अरबों रुपयों की श्रीराम शिलाओं के गायब होने तक। तो लगातार वो ट्वीट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि उनका दुर्भाव है, इसमें से उन्हें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दो मुद्दों पर उन्होंने एक संत जी को, आजकल सब विधानसभाओं का दौरा करा रहे हैं गौरक्षा के मामले को लेकर। अभी मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं। कब से गाय प्यारी हो गई, कब से राम जी प्यारे हो गए। लोगों को मूर्ख मत समझो भाई, लोग तुम्हारी चालों को समझते। आखिरी सवाल आपसे ये कि योगी जी जब गए तो उन्होंने कहा था कि हमने 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन का वक्त उन्होंने मांगा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? शुरू हो गया ना होना, प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है। जिन लोगों के बारे में आरोप थे उनका FIR होना चाहिए, ये मांग हो गई है हमारी, ठीक होगा। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का हमारा जवाब दिया। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सवालों के घेरे में पुणे की सिया भी है। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की गुत्थी जैसे जैसे सुलझती जा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सिया का 1 साल पुराना एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 19 जून 2024 का है, यानी सिया के पिछले बर्थडे का है, जिसमें सिया गोयल अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करती दिख रही है। पार्टी में शराब परोसे जा रहे हैं और अब केतन की मां ने सिया को लेकर बड़ा दावा किया है। केतन अग्रवाल की मां का यह दावा है कि सिया अक्सर पार्टियों में शामिल होती थी और शराब का सेवन करती थी, लेकिन सगाई से पहले गोयल फैमिली ने सिया के शराब पीने की बात को छिपाई। केतन की मां का यह भी आरोप है कि सगाई से पहले यह बताया गया कि सिया एक घरेलू लड़की है। तो सिया को लेकर एक और खुलासा हुआ है। सिया और केतन की 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सिया गोयल इस शादी को 1 साल के लिए टालना चाह रही थी, लेकिन फैमिली इसके लिए राजी नहीं थी। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सिया ने अपनी फैमिली को चेतन के बारे में बताया था? क्या सिया की फैमिली को चेतन की जानकारी नहीं थी? क्या गोयल फैमिली को यह नहीं पता था कि सिया किससे घंटों बात करती थी? सवाल यह भी है कि केतन के पास पैसा था, हैंडसम था, केयरिंग भी था, तो फिर सिया ने केतन की हत्या आखिर क्यों की? आखिर चेतन में ऐसा क्या था जिसके लिए सिया ने केतन को मार डाला? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रिश्तों की हत्या क्यों हो रही है, मर्यादा का कत्ल क्यों हो रहा है, विश्वास का मर्डर क्यों किया जा रहा है। इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये सिया का 2024 का वीडियो बताया जा रहा है, 2 साल पुराना वीडियो, और बताया जा रहा है कि सिया का बर्थडे है जिसमें वो पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लोगर फोर्ट की ये वो जगह है जहां से केतन अग्रवाल के मौत की गुत्थी सुलझी, यानी कि लोगर फोर्ट का टिकट घर के पास लगा सीसीटीवी कैमरा, और उसमें जो कैद हुआ उसी से पुलिस को सबसे पहला सुराग मिला कि केतन अग्रवाल की एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि गिरकर मृत्यु नहीं हुई है बल्कि दाल में कुछ काला है। वो सीसीटीवी कैमरा मैं कैमरामैन मिलिंद सालवे से कहूंगा कि वो दिखाएं। इस सीसीटीवी कैमरे में केतन और सिया भी कैद हुए और साथ ही चेतन चौधरी भी कैद हुआ। अभी सीसीटीवी कैमरे में दिखा क्या जिसको लेकर पुलिस को शक हुआ? यहां पर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर केतन और सिया मौजूद थे, और इस जगह पर केतन और सिया मौजूद थे, और वो इस वजह से मौजूद थे क्योंकि यहां पर जो टिकट खरीदनी होती है उसके लिए जो पेमेंट करना होता, कई लोग यहां पर ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे इस वक्त ये लोग कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की कमी होने की वजह से थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, और केतन और सिया भी इसी वजह से यहां पर इंतजार कर रहे थे। और इन सीढ़ियों से भागता हुआ चेतन चौधरी ऊपर की तरफ आया। पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे में देखा, इन सीढ़ियों से वो भागता हुआ ऊपर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो यहां पे पहुंचा, वहां से भागता हुआ आ रहा था, जो कैमरे में जितना दिखा वो भागता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो यहां पे पहुंचा और उसकी नजर केतन और सिया पर गई, एकाएक रुक गया और वो यहां पर बैठ गया। एकाएक यहां पर वो बैठ गया, और बैठने के बाद इसी जगह पर वो बैठ गया। चेतन चौधरी बैठा यहां पे, और यहां पर से सिया
को उसने हाथ से इशारा किया। पुलिस सूत्रों से जो हमें पता चला है, उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे में देखा, चेतन ने इस तरीके से हाथ किया, सिया ने भी उससे इशारा किया बैठने के लिए, और उसके बाद सिया और केतन जो है वो यहीं पे रुके रहे। लेकिन वो शख्स जो था यानी कि चेतन चौधरी, वो यहां से आगे निकल गया। पुलिस ने चेतन चौधरी पर सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान इस वजह से दिया क्योंकि उस दिन उसने हुडी पहन रखी थी और हेडफोन भी लगा रखा था। पुलिस ने जब उस दिन का टेम्परेचर ढूंढा तो 33 डिग्री टेम्परेचर था, यानी कि गर्मी थी। ऐसे गर्मी में कोई भी इस तरीके से हुडी लगाकर पहुंचता है तो पुलिस को शक होना लाजमी है। मैं आपको अब उस कमरे में लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि सीसीटीवी कैमरे में, जिस सीसीटीवी कैमरे में ये कैप्चर हुआ है, तो ये देखिए कैमरा का आउटपुट है। और इस कैमरे में यहाँ पे, ये जो कैमरा, यहाँ पे ये शख्स जो है बैठा हुआ था चेतन चौधरी, और इस जगह पर सिया खड़े थे और केतन खड़ा था यहाँ पे, और यहीं से इशारा सिया और चेतन में चल रहा था। यहां से सिया और चेतन में इशारा चल रहा था। पुलिस ने देखा इसे, और पुलिस ने फिर जब, और ये जो आप पूरा पाथवे देख रहे हैं, यहीं से दौड़ता हुआ आ रहा था चेतन, यहां से दौड़ता हुआ आ रहा था। लेकिन जैसी नजर पड़ी कि यहां पे सिया खड़ी है, यहां पर केतन खड़ा है, वो यहां पर एकाएक रुका और बैठ गया। पुलिस को इसी वजह से शक हुआ कि एकाएक दौड़ते हुआ आया हुआ शख्स बैठ गया। शख्स ने हुडी पहन रखी है, शख्स ने हेडफोन लगा रखा है, शख्स जो है वो सर ऊपर नहीं कर रहा। और उसके थोड़े देर बाद जब उसने हाथ से इशारा किया, उसके बाद सिया ने भी यहां से हाथ से इशारा किया। उसके बाद पुलिस को लगने लगा कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है, और इसी वजह से जांच जो है वो आगे बढ़ी। तो ये जो सीसीटीवी कैमरे के आपके दो कैमरे दिख रहे हैं, एक किले पे आने के लिए और एक किले तक जाने के लिए ऊपर की सीढ़ियों के, इन दो कैमरों के सीसीटीवी फुटेज से बहुत कुछ साफ हुआ। और जैसे इस तरीके से केतन और सिया भी उस दिन पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जो शख्स इस वक्त काउंटर पे बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है? नेटवर्क का इशू है सर, इधर माउंटेन है ना, मैग्नेटिक फील्ड से बहुत नेटवर्क इशू आता है इधर। तो उस दिन भी केतन और सिया आए थे तो उन्हें पेमेंट करने में दिक्कत हो रही थी यहाँ पे? हाँ, दिक्कत हो रहा था सर। तो वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे? हाँ, 10 to 20 मिनट्स वेट कर रहा था इधर। तो यहाँ पे ये नेटवर्क की दिक्कत की वजह से वो लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे पेमेंट के लिए। लेकिन चेतन आया और वो यहाँ से निकलता हुआ सीधे ऊपर की तरफ, यानी कि इस तरफ चला गया, और वहां वो इंतजार करने लगा। और केतन और सिया जब यहां पे पहुंचे तो जिस तरीके से पहले से प्लान था, और उसी प्लान को उसने अंजाम दिया, जिसके बाद केतन अग्रवाल की मौत हो गई। और चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दूं। दीपिका नारायण भारद्वाज, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपिका नारायण भारद्वाज, हम मॉडर्न समाज की बात करते हैं, लेकिन कैसा मॉडर्न समाज, जहां अपने रिश्ते के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने की घर वालों से हिम्मत ना हो, लेकिन किसी का मर्डर बड़ी आसानी से कर देते हैं? कैसा समाज है ये? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जब हमारे समाज में एक ऐसा केस, हालांकि ज्यादातर तो ये केस कभी मीडिया में डिस्कस होते ही नहीं है, बट एक सोनम रघुवंशी राजा जैसा जब केस जो इतना ज्यादा डिस्कस हुआ, इतना भयावह वो केस था, उसमें अगर 11 महीने में ही बेल मिल जाएगी जो मेन कॉन्स्पिरेटर थी सोनम को, तो समाज में क्या ही मैसेज जाएगा कि अपने पेरेंट्स को कुछ बताने की बजाय, अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करने की बजाय, आप जिस इंसान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो उस इंसान को रास्ते से हटा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। थोड़ा सा प्लान मर्डर का अच्छा बनाओ ताकि पुलिस को कोई शक भी ना हो। आपकी इनोसेंट सी सूरत है, आप महिला हैं, आपके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, एज एन एक्सीडेंटल डेथ वो पास हो जाएगी, और उसके बाद जो है आप करना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ये सिर्फ एक केतन अग्रवाल और सिया गोयल की स्टोरी नहीं है। सिर्फ जून 2026 में ऐसे 42 मर्डर हो चुके हैं जहां पे पत्नियों ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर कहीं पे टुकड़ों में काट दिया, कहीं पे गला घोट दिया, कहीं पे करंट लगा दिया। इतनी भयावह मौतें दी हैं, और लेकिन इनको अपने घर वालों को नहीं बताना है। और एक जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि ये तो मर्डर्स हमारे को दिख रहे हैं,
इसकी तह पे जाने कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे लड़कियां अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलती हैं, शादी कर लेती हैं, उसके बाद हस्बैंड और उसके पूरी फैमिली के ऊपर झूठे केसेस लगा देती हैं, अपने लवर के साथ आराम से एंजॉय करती हैं, मेंटेनेंस हस्बैंड से लेती हैं, और जो बेचारा जिसने कोई गलती नहीं की है उसके और उसके परिवार को पूरी बर्बादी की कगार पर ले जाती हैं बिना किसी शिकन के। कोर्ट में आए दिन ऐसे हजारों मामले हैं जहां पे अडल्ट्री में लड़की है लेकिन जो आदमी है वो धक्के खा रहा है कोर्ट के। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कैसा सशक्तिकरण है जहां पे आप ये कहते हैं कि महिलाएं आज पुरुष से कोई कम नहीं है, लेकिन आप अपने माता पिता को सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस चीज के आप खुद फेस कीजिए ना। एक इनोसेंट फैमिली को बर्बाद क्यों करने की कगार तक आप आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? बिल्कुल, मैं इस पर आगे योगिता से भी सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले ओपी सर, स्टेट ऑफ माइंड जरा सिया का समझाइएगा, क्योंकि आप ऐसे बहुत केस आपने हैंडल किए होंगे, क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं था कि जब उसने मर्डर का प्लान किया, इससे पहले भी वो लोहगढ़ के किले में 14 तारीख को भी केतन को लेकर गई, प्लान किया, धक्का भी दिया, लेकिन वो तो केतन की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो झाड़ियों में फंस गया और बच गया। इसके बाद दूसरी बार लेकर गई, पासपोर्ट चोरी कर लिया पहले कि उसे बाली ना जाना पड़े, जो प्री वेडिंग फोटोशूट होना था वो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में बिल्कुल अलग लाइफ चल रही थी। ऐसे में स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, क्या दिमाग में चल रहा होता है? नहीं, इसका थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारी को पैनलिस्ट ने इसका बहुत हद तक जवाब दे दिया है, दीपिका जी ने। लेकिन जो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूं कि आजकल हम बहुत ही दोहरे जिंदगी जी रहे हैं, और इस प्रकार लाइफ का पेस जो इतना फास्ट हो गया है, बहुत ही फास्ट हो गया है। ये बात तो सही है कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी महिला है जिसकी शादी होने वाली है और पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की जो है अपने माता पिता से ये बात कह नहीं पाई कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सशक्तिकरण का बहुत ही अगली फॉर्म है जो हम लोग देखने को मिला है। तो मैं समझता हूं कि धोखे की बात, दोहरी जिंदगी की बात, या कोई सामाजिक दबाव ऐसा रहता है, या इस प्रकार कोई नैतिक विफलता है, इन सबों का एक कारण है जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पुलिस ऑफिसर के रूप में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, और दीपिका जी ने ठीक ही कहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, और संभवतः कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ जाती हैं उनके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के कारण, उनके मेटिकुलस प्लानिंग में, और फिर जो है कोई भी क्राइम होता है उसका ट्रेल कहीं न कहीं रह जाता है, और उसी ट्रेल के बदौलत पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में उन सब चीजों का पर्दाफाश होता है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी जिंदगी है वो जिंदगी बहुत ही फास्ट हो गई है। मैं बहुत सी मॉरल वैल्यूज की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मोरालिटी जो है वो डिफाइन होती है, हर एक का अपना अपना होता है, हर एक काल में अपनी मोरालिटी होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो जीने की जो कला है, जीने की जो पद्धति है, और जीने का जो तरीका है, वो संभवतः बहुत उसमें बदलाव आया है, और यही कारण है कि हम फास्ट लाइफ के कारण अपनी फास्ट डिसीजंस लेने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। बिल्कुल। योगिता, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, और सिया की लाइफस्टाइल देखकर यह भी लग रहा है कि काफी मॉडर्न लड़की थी, चाहती तो अपने घर वालों को बता भी सकती थी। जो केतन अग्रवाल की फैमिली है, केतन के दादाजी ने ये क्लेम किया है कि परिवार को पता था चेतन के बारे में, लेकिन उन्होंने हमसे छिपाया। सिया मेंटली इस शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो कह रही थी शादी को 1 साल और टाल देते हैं। क्या ये सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा हमारे युवाओं में कि अभी भी वो ना नहीं कह पाते हैं और फिर इस तरीके के खौफनाक कदम उठाते हैं? देखिए, ये केस जो है अपने आप में एक नजीर है, क्योंकि मुझे ये सिया बहुत ही कंफ्यूज कैरेक्टर लग रही है। मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो इस केस को ट्रिविलाइज करना होगा, क्योंकि वो खुश नजर आ रही है सारी वीडियोस में। अगर आप देखें, बिल्कुल वो इतना फेक तो कोई भी नहीं कर सकता कि आप खुश भी दिख रहे हो, आप एंगेजमेंट एंजॉय कर रहे हो, बर्थडे एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो कोई इतनी एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि सोनम रघुवंशी के केस में हमने बहुत अच्छे से देखा कि उसके फेस पे बहुत खुशी के एक्सप्रेशंस नहीं थे। बट इस केस में मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। फिर अगेन ट्रिविलाइज नहीं करेंगे, बट प्लॉटिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी, 4 बार उन्होंने मर्डर प्लान कर दिया। शी इज ओनली 20 ईयर ओल्ड, सो वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस। ये खतरनाक निशानी है। मुझे लगता है इसको बहुत अच्छे से स्टडी करके हमें देखना चाहिए कि हमारे जो युवा हैं उनके लाइफ स्किल्स कैसे हैं, उनको उनकी क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्योंकि जेनजीज हैं, क्या नशा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
आई एम सॉरी, मैं सबको जज नहीं कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम हमें डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के लिए खतरा है। क्योंकि पहले तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ बोल देते थे, बट अब अगर ये पढ़े लिखे घर के लोग, ठीक है, जो आई वर्क अ लॉट विद होमलेस किड्स, यू नो, वहाँ क्राइम अगर वो पकड़ते हैं, उनके पीछे उनकी बैकग्राउंड और बैगेज होती है। अगेन जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट हियर शी हैड नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी मल्टी करोड़ शादी हो रही है। तो कहीं ना हमें एज अ सोसाइटी देखना है कि व्हाट इज द टॉलरेंस लेवल ऑफ आवर चिल्ड्रन, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर हेड। तो मैरिज काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है, जो कि हमारे कंट्री में अभी तक उसको तवज्जो नहीं दी गई है। प्री मैरिज काउंसलिंग इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि अगर वो कंपल्सरी करते हैं सरकार, तो मुझे लगता है बहुत सारे ट्रेजिडीज, कोर्ट का बहुत सारा समय बचेगा, मीडिएशन में पुलिस आधा टाइम खपते रहती है हमारे जैसे, और दीपिका जैसे हम लोग खपते रहते हैं उसी चीज में, डीवी केसेस में। मुझे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आई थिंक मैरिज काउंसलिंग इज द की फॉरवर्ड। पहले से ही माइंड की मैपिंग हो, ताकि समय बचे सब लोगों का और ऐसे क्राइम रुके। मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ अंबर जैदी के साथ। अंबर, पहले तो ये भी बताइएगा कि समाज में किस तरीके के बदलाव लाने की जरूरत है, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, जैसे अभी योगिता उसका जिक्र भी कर रही थी। साथ ही सोशल मीडिया बना रियल लाइफ, सोशल मीडिया में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, खुश नजर आ रही थी, सिया पोस्ट कर रही थी, और यहां तक आप सोचिए कि कितना शातिर दिमाग रहा होगा सिया का कि बॉयफ्रेंड अपने होने वाले पति को धक्का देने के बाद उसने अगले दिन पोस्ट किया कि कैसे मुझे तुम बीच में छोड़कर चले गए, जबकि अब तो हमारी जल्द शादी होने वाली थी। इस तरीके का सब कुछ दिखाना, देखिए प्रिया, ये बहुत मतलब दिल दहलाने वाली बात है कि इतनी कम उम्र को इतनी संगीन नहीं कर सकता है, वो भी जहां पर आप सब कुछ ये दिखा रहे हैं बिल्कुल खुश है और बड़े के साथ शादी हो रही है, योग्यता भी बता रही। लेकिन यहाँ पे एक बात तो ये दिखता है कि हम बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट पे भी बहुत हमारा फोकस है, और हमारे लोगों को तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हम लोग अधिकार के लिए काम। लेकिन अब जब इस तरह की गाय सामने आती है, एक सोचने के लिए जरूर हम सामने आती है कि क्या महिलाओं की जो हम उत्थान की काम करते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं एक तरफ से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जो मूल कहीं ना कहीं है, जो समाज में बड़ी समस्या है, उन पे नहीं जा रहा है। एक तो महिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो महिला के प्रति या जो रियल कही जाए उनके अधिकार है, जैसे कि शादी चुनने का, एक तरफ तो कहते हैं और एक तरफ चेता है। तो अगर इतनी पावर्ड है, खुश है, शादी इतना बड़ा खर्च किया जा रहा है, परिवार को पता था कि शादी कुछ नहीं है, वो किसी और के संबंध में है, तो प्लीज फुल प्रेशर। हाँ, आप एक तरफ बेटी ऐसे कि भाई क्लिक करा आगे जाओ, बेटी पर जाओ, दूसरी तरफ बेटियों को जीवन चुनने का अधिकार देते हैं। ये हर समस्या देश में माँ बाप, आप अपने देशों में विदेशों में जाए, अधिकार की शादी की है, कितनी बड़ी शादी अपना दोस्ती को खपती है, माँ बापों को लेना होता है, ना कोई बाराती है, ना सजावट है, ना रिज होता है, उसके होते हैं, दो लोगों के बीच का काम, दो लोग आपस में बैठ ले। लेकिन हमारे ना ज्यादा सोशल इन्वेस्टमेंट हो है। अंबर, एक बार आप अपना ऑडियो दुरुस्त कराएं, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन ओपी सर जरा एक और थ्योरी समझाइएगा। सिया की उम्र महज 20 साल है और चेतन बहुत बड़ा नहीं है, महज 22 साल उम्र चेतन की बताई जा रही है। अब यहां पर मास्टरमाइंड कौन है? क्या चेतन ने उकसाया सिया को, या सिया ने ही इस पूरे मर्डर को प्लान किया होगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है, ये भी प्रूव करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, और ये प्रोफेशनल तरीके से पुलिस को देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी सी भी लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन होगा, तो शायद इसका एडवांटेज एक्यूज को मिलेगा, क्योंकि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि ये एक्सीडेंटल फॉल था या पुश ओवर किया गया था। इसलिए पुलिस को बहुत ही वो रखना पड़ेगा। अब आपकी बात पर मैं आता हूं, ये तो इंटरोगेशंस, जो सस्टेन्ड इंटरोगेशंस होगा प्रोफेशनल तरीके से, उस पर ही पता चलेगा कि क्या किस प्रकार का माइंड सेट वहां पे, किस प्रकार का माइंड था उन लोगों के बीच। जो सबसे बड़ी चीज है, हम तो डिजिटल एविडेंस की बात करते हैं, हम कॉल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, मोबाइल के लोकेशंस की बात करते हैं, उनके मैसेजेस की बात करते हैं, उनके टेक्स्ट की बात करते हैं। इन सबों से तो एक हमें माइंडसेट पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा, और उससे हम एक स्पैन ऑफ टाइम लेंगे कि कितने सालों से और कितने दिनों से ये चल रहा है। अगर हम उसको रिट्रीव कर ले, हम उनके चैट को रिट्रीव कर ले, तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो।
लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को बिहेवियरल हिस्ट्री देखना पड़ेगा। बिल्कुल कि पुलिस देखेगी कि केवल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस ही था, या कोई फाइनेंशियल एंगल था, या कोई इंश्योरेंस का एंगल था, या एक बहुत ही कच्चे माइंड की प्रवृत्ति थी। यू आर राइट कि 20 साल की बच्ची उसको क्या, वो मैं समझता हूं कि एक हम बहुत बड़ी थ्योरी कर देते हैं कि हमें कानून का डर नहीं है, हमें कानून की सजा का डर नहीं है, और यही कारण है कि हम बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं कानून अपराध करने के लिए। यहाँ पे उनका बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवी, जो आपके रिपोर्टर दिखला रहे थे कि क्या लड़के ने, चेतन जो है वो बीबीए कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, क्या उसने सर्वे नहीं किया था कि किन किन जगहों पर सीसीटीवी लगा हुआ है? क्या उसने स्वयं नहीं सोचा था कि मैं इस 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हुडी पहन के जाऊंगा तो एवरीबडी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी? These are some of the things, perhaps I think कि वहां पे माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, और क्राइम करने के पहले I'll tell you in this case एक्सीडेंटल जब भी या होमिसाइडल फॉल होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी है फॉल को प्रूव नहीं करना, बल्कि फॉल के पहले 5 या 10 मिनट हम किस प्रकार मेटिकुलसली सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस रिकंस्ट्रक्शन के आधार पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये पुलिस को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक कमेंट मैं दीपिका और योगिता आप दोनों का इस पर चाहूंगी। क्या रिश्तों को जबरदस्ती थोपना आजकल हम देख रहे हैं हमारे यूथ को क्राइम की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि कम उम्र में युवाओं में जो क्राइम का ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन गैप भी क्या इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? प्रिया, मैं तो यही बोलूंगी कि rather than regretting for entire life, it is much better कि आप अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट रहें, और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, एम्पावर्ड हैं, तो आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहते हैं, तो वो जिस भी रेपरकशंस या जिस भी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आए आप वो जिएं, किसी और इंसान की जिंदगी बर्बाद ना करें। और ये जो ड्यूअल सोशल मीडिया पे दिखाने वाली अपनी हैप्पी गो लकी और वी आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल, इससे किसी को कुछ नहीं मिलता। दीज आर ऑल फसाड्स। बी ग्राउंडेड, बी रियल। अपने पेरेंट्स, आज ही मैं पढ़ रही थी न्यूज में कि सिया ने ये कन्फेस किया है कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट हो, इसलिए उन्होंने एलोप नहीं किया। अब तो उन्होंने अपनी फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट बना दी है कि मतलब सारी दुनिया उनकी फैमिली को जाने। जल्दी से योगिता इस पर एक कमेंट आपका। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ टाइम वेकअप कॉल है ये। वेकअप कॉल्स और भी हो चुके हैं युवाओं के लिए। बेसिकली मैं बोलना चाहूंगी कि उनका थ्रेशोल्ड क्या है पेशेंस का या चीज़ों को झेलने का, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा, लाइफ स्किल्स देने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और ये खाली युवाओं की बात नहीं है। मर्जी से शादी की आपने सवाल किया, तो मर्जी से शादी का तो खाप पंचायत और ये जो ऑनर किलिंग्स हैं जो बेटियां अपनी मर्जी से भी करती हैं, तो आई थिंक हाँ जी, किसके लिए बात कर रहे हो? हरियाणा में अगर बेटी जाके बोल देगी अपने पिता को कि मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है, तो शी विल बी किल्ड, ऑनर किलिंग हो जाती है। तो वी नीड टू बैलेंस इट आउट कहीं ना कहीं मिलके। बिल्कुल योगिता, और हम सबको सोसाइटी के तौर पर हम सबको ऐसे स्टेप्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जहां हर कोई खुलकर बात कर सके ताकि ऐसे क्राइम ना हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।